तो दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। हमने एग्रीकल्चर देख लिया, हमने अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को देख लिया, हमने उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो बेस आया था उसको देख लिया अंग्रेज़ों के टाइम पर। अब हम बात करते हैं व्यापार किस तरीके से चल रहा था, और वो व्यापार जो कि देश के बाहर होता था, फॉरेन ट्रेड। तो अगर पास में बात करें, जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, अंग्रेज़ों के भारत में आगमन से पहले, उनके आने से पहले भारत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रह चुका है एंशियंट टाइम से। ठीक है। अच्छा, एंशियंट टाइम्स में प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस व्यापार हमारा कौन से देश के साथ होता था? एंशियंट टाइम में। हाँ मयूर, क्या बोला आपने? गुड, रोमन्स के साथ, रोमन एम्पायर के साथ, है ना। बहुत ही ज़्यादा हम फल फूल रहे थे ना उस टाइम पर। ठीक है। बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन मतलब क्या? एक दो पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आएंगे, मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूंगा उसके बारे में चैप्टर में, डिटेल्ड में ना वो डिस्कस्ड है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। देखो क्या है, जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो उन्होंने ना हम पर बंदिशें लगाई इंडस्ट्रीज पर, मतलब बेसिकली हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज पर, कि आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन आज़ादी के बाद तक भी कंटिन्यू रही। एक पॉलिसी थी हमारे देश की उसके अंतर्गत, इसको हम कहते हैं आईपीआर। दो बार आई थी ये पॉलिसी, 1948 और 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत कौन सी इंडस्ट्रीज, ये तो देखो आज़ादी के बाद की पॉलिसीज है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत इंडियन इंडस्ट्रीज को ये बोला गया था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रोडक्शन। ये तरीका अंग्रेज भी अपना रहे थे यहाँ पर। उनकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऐसी थी कमोडिटी प्रोडक्शन के ऊपर। ट्रेड और टैरिफ, यानी कि टैक्स लगना कि माल बाहर से जाएगा तो आपको इतना टैरिफ जो है वो आपके गुड्स पे लगकर वो गुड्स महंगा हो जाएगा, ताकि बेसिकली वो हमारी इंडियन गुड्स को प्रचलित होने से रोक सके। ये सारी पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने परस्यू करी। आगे चलकर आपके दिमाग में आया होगा कि सर अंग्रेजों के टाइम पर तो समझ में आता है कि अंग्रेज गुड को महंगा कर रहे हैं दूसरे देशों के लिए, तो दूसरे देश के लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि लिमिट से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ज़्यादा फलेंगी फूलेंगी नहीं। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा हमें कि आज़ादी के बाद आप ये क्यों कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत भी अंग्रेजों के टाइम की तरह प्रोडक्शन के ऊपर एक कैप लगी रहती थी? तो क्या भारत की सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान का आदमी या हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज फले फूले, हमारा नाम हो, हम व्यापार बहुत ज़्यादा करें? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन तो कुछ ये ऐसे ही साउंड कर रहा है। मैं आपसे एक बात क्लेम कर रहा हूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत यस, भारत की सरकार प्रमोट नहीं होने देती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं करने दिए जाते थे। मुझे इसका रीज़न बताओ। क्लेम तो मैंने कर दिया कि हाँ ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, रीज़न बताओ। गुड गुड, ये वाली लाइन बोलो। दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग कौन सी पॉलिसी पे फोकस थे? कौन सी पॉलिसी पे फोकस थे? कि हमें अपने इकोनॉमी के दरवाजे बंद रखने हैं और हमें किसका पार्ट नहीं बनना है? ग्लोबलाइजेशन का। इसी अकड़ के चलते हमारे देश में आर्थिक तंगी की दिक्कत कौन से दशक और कौन से साल में जाकर होती है? लेट 1980s एंड 1990, अर्ली 1990, है ना। और तब हमें इकोनॉमी के अपने दरवाजे मजबूर होकर खोलने पड़ते हैं, और वो मजबूरी हमारे ऊपर किसने पैदा करी थी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। सिर्फ उन्होंने लोन नहीं दिया था, उन्होंने हमें यह भी कहा था कि आपको किसको अपनाना पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन को। और ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, जिस एग्रीमेंट और ट्रीटी से इनका बर्थ हुआ था, उस ट्रीटी का नाम क्या है? उन्होंने ये भी बोला था हमें कि तुम्हें इस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, और मैंने इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं बता रखा है पक्का।
पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करो, वरना जब मैं बताऊंगा तो आपको सब याद आ ही जाएगा। कौन से सिस्टम के अंतर्गत IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO एस्टैब्लिश हुए थे? ब्रिटन वुड्स सिस्टम का नाम सुना है? ब्रिटन वुड्स सिस्टम, उसके अंतर्गत ही स्टैब्लिश हुए थे। उसने बोला था कि आपको ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, ग्लोबलाइजेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको एक एनालिसिस और देना चाहूंगा, जो कि मैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में दे चुका हूं, जब चाइना का टॉपिक आता है। देखो, चाइना की जो शुरुआत है, जो आज़ादी है, वो हमसे लेट होती है 1-2 साल, ठीक है? आज़ादी की शुरुआत हमसे लेट होती है, लेकिन फिर भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमसे महारत हासिल करके कैसे निकला हुआ है? 20 साल की लीप कैसे है चाइना के पास? गुड, अपने दरवाजे खोल लिए थे। और किसके साथ ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करी थी उन्होंने? अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोलकर। कौन सी कंट्री के साथ? USA के साथ। क्या खेला था उन्होंने? टेबल टेनिस। उधर क्या कहते हैं टेबल टेनिस को चाइना में? पिंग पोंग। चाइना के एक प्रीमियर था, चाइना के एक लीडर था इस पिंग पोंग सेरेमनी को मतलब हाँ, अरे सुन तो लो। चाइना का एक प्रीमियर था, उसने एक पॉलिसी अनाउंस करी थी, ओपन डोर पॉलिसी, जहां पर उसने इशारा दे दिया था कि यस, चाइना अपने दरवाजे खोलने वाला है। तो वो ओपन डोर पॉलिसी चाइना के कौन से लीडर ने अनाउंस करी थी? नाम जानते हो उसका? क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर मैं कवर करवा चुका हूं उसका नाम। नहीं नहीं नहीं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे, एक मिनट रुकना। उसका नाम था डेंग शियाओपिंग। इसने अनाउंस करी थी श्रेया चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी बातों की दो तरफा मीनिंग मत निकालना। ओपन डोर पॉलिसी शुरुआत नहीं थी चाइना के अंदर ग्लोबलाइजेशन की। मैं एक स्पेसिफिक नाम बता रहा हूं श्रेया, कि ओपन डोर पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी चाइना के एक प्रीमियर डेंग शियाओपिंग ने स्टार्ट करी थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका ईयर था 1978, जहां तक मुझे याद है। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक निकला मेरी एक्सपेक्टेशन। 1978 में लीडर डेंग शियाओपिंग ने अनाउंस करी थी चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, 1978 ही लिखा है ना मैंने? हाँ, 1978। ठीक है, इसलिए कहता हूँ आप लोग भी लिख लिख कर याद करा करो। यहाँ पर एक एज आ जाती है लिखने से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या फिर वो एकदम से रिकॉल कर जाता हूँ। लिख लिख कर बहुत बार पढ़ता हूँ मैं, इस वजह से मुझे याद रह जाती हैं चीज़ें। गलत भूलने की भी कोशिश करो लिख लिख के, यही तो फ़ायदा होता है। आप भूलना चाहोगे तो भूलना मुश्किल हो जाता है। ओके, ये हो गया। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फॉरेन ट्रेड की। हमने कुछ एडिशनल एनालिसिस भी कर ली। तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है एशियन टाइम से ही, बट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड और टैरिफ की जो परस्यू करी गई कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, उसने हमारे इंडिया के जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन था, वॉल्यूम था जो फॉरेन ट्रेड का, उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित करा। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बना प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो और जूट। ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, लाइक प्रिंटिंग प्रेस, थोड़ी सी प्रेस, ट्यूबलाइट्स, बल्ब वगैरह ऐसी चीज़ें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक्सपोर्ट आइटम्स में भी कॉटन और सिल्क गिवन है, और इंपोर्ट आइटम में भी कॉटन और सिल्क गिवन है, ऐसा क्यों? मतलब जो दे दे रहे हैं वो वापस ले रहे हैं? हाँ, ऐसा भी था, और कुछ क्वालिटीज अलग भी थी जो कि उनके पास होती थी। देखो, कॉटन और सिल्क का भी अलग अलग, ये कॉटन और सिल्क का भी अलग अलग जो हमें वैरायटी मिलती है, वो क्लाइमेट की वजह से मिलती है ना।
है ना। लेकिन सबसे फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल किसके पास था? हमारे पास। ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन जो है इसने अपना मोनोपोली कंट्रोल रखा इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर और इम्पोर्ट के ऊपर कि क्या सामान बाहर जाएगा और क्या सामान भारत में आएगा। तो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मतलब भारत का पूरा व्यापार जिन जिन देशों से होता था उसका 50% से भी ज्यादा ब्रिटेन ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था कि तुम 50% से भी ज्यादा माल जो ओवरऑल बाहर जाएगा वो तुम ब्रिटेन भेजोगे, और बाकी जो बचा कुचा माल है वो कुछ कंट्रीज हम बेचते थे। जो कि अंग्रेजों के आने से पहले तो हमारे पास बहुत डाइवर्सिफाइड लिस्ट रहती थी कंट्रीज के साथ व्यापार करने की, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर ये लिस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई। 50% से ज्यादा माल तो जाना है ब्रिटेन, और ये कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रिटेन। ठीक है। बाकी कौन कौन से देश हम बेचते थे अपना माल? चाइना, श्रीलंका जिसका पुराना नाम था सिलोन, और ईरान जिसका पुराना नाम था पर्शिया। ठीक है। जो हमारे गुड्स ब्रिटेन जाते थे, रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी चीजें जा रही हैं, उनका व्यापार और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया जब स्विस कैनाल खुल गई। और स्विस कैनाल का मालिकाना हक किसके पास है? इजिप्ट। ठीक है। स्विस कैनाल के ऊपर वॉर्स भी हो रखी है क्या गल्फ कंट्रीज की? स्विस कैनाल के ऊपर कभी वॉर्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज के बीच में? बिल्कुल। और यूपीएससी ने जब अपना नया पैटर्न चेंज करा था 2013 में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में उसने स्विस कैनाल क्राइसिस के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वो क्या था? जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। लेकिन ये सरप्लस का फायदा किसको मिलता था? किसकी जेब में जा रहा था पैसा? ब्रिटेन। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। पैसा कमाया कहां से जा रहा था? भारत से। और खर्च किसके ऊपर हो रहा था? ब्रिटेन। तो बहुत सारे कुछ एसेंशियल कमोडिटीज जो थी लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन, ये हमारे देसी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल रह गई थी। और ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, ये सारा का सारा ब्रिटेन जाता था। रेदर ये जो पैसा था इट वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस, जो कि हाई लेवल के ऑफिस जो सेटअप कर रखे थे, शानो शौकत जो अपनी पूरी करते थे, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठे हुए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ये हमारे देश से अर्न करा हुआ पैसा यूज करते थे। वॉर के ऊपर जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अच्छा मुझे क्या पता ना, इकोनॉमिक्स में इनविजिबल आइटम किसको कहा जाता है? हाँ तो किसको टच नहीं कर सकते हैं? जिसको टच नहीं कर सकते हैं, किसको? सर्विसेज। ठीक है। ये आप छोटा सा फैट यहाँ से जान सकते हो, वैसे तो आप सबको ये वाली चीज़ पता है, लेकिन चलो ठीक है बता देता हूँ। एक हल्का सा फैट निकल कर आता है यहाँ से। इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है। हम स्विस कैनाल की बात छोटी सी यहाँ पर कर लेते हैं। स्विस कैनाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है इंडिया, ये दिख रहा है, ये इंडिया, ये है आपका अरेबियन सी, इधर से होते हुए ये जो एल शेप का आप ये जो देखोगे, ये कौन सी जगह होती है, इसको कौन सा पेनिसुला कहते हैं? ये एल शेप का अरेबियन पेनिसुला। आप सॉरी, आप यहाँ से होते हुए जाओगे और ये मिलेगी आपको रेड सी। इसका बिल्कुल यहाँ पर जो टिप है, ये इस टिप पर कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। और उसके पास है यहाँ पर स्विस कैनाल। इजिप्ट देश जो है
वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? इजिप्ट एशिया का पार्ट है, अफ्रीका, ठीक है। और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? ये जगह ये एक देश दिख रहा है, सोमालिया। गुड श्रेया, एक्सीलेंट श्रेया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और यहां पर एक कुछ आइलैंड्स अवेलेबल है, उनको क्या कहते हैं? कौन से आइलैंड्स हैं यहाँ पर? गुड, गुड, ब्रिलियंट, मयूर, मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है। अब देखो यूके दिख रहा है यहाँ पर, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये है कंट्री यहाँ पर, ये रही, ठीक है। यहाँ से जैसी स्विस कैनाल खुली, पहले क्या करना पड़ता था, तुम्हें पूरा घूम कर यहाँ पर ऐसे करके फिर भारत आना पड़ता था, ठीक है। तो टाइम लगता था व्यापार करने में। अब क्या हो गया, यहाँ से स्विस कैनाल खुली, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में से निकलते हुए यहाँ पर आए, रेड सी से होते हुए भारत व्यापार कर लिया, ठीक है। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटर वे है विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ये कनेक्ट करता है पोर्ट सैयद को, इसके प्रोनाउंसिएशन होता है सैयद, ठीक है, पोर्ट सैयद, ऑन मेडिटेरियन सी विद गल्फ ऑफ स्विस, जो कि एक आर्म है, एक्सटेंडेड आर्म है रेड सी का। ये जो कैनाल है ये डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है जहाज़ों के लिए जो कि ऑपरेट करते हैं यूरोपियन देशों के बीच में और अमेरिकन पोर्ट्स के बीच में, एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया, ताकि पूरा अफ्रीका घूमते हुए ना जाना पड़े, ऐसे ना जाना पड़े, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली ये एक इंपॉर्टेंट वाटर वे है वर्ल्ड के अंदर। ये खोला गया था 1869 में, एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इंडियन मार्केट इजी बना दिया था इसने, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो कैनाल अगर खोला गया रास्ता और जिसकी वजह से व्यापार तो आज भी होता होगा, इसका बंद होना यानी कि ग्लोबल ट्रेड सफर करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसके खुलने से इजिप्ट को क्या फायदा है? कॉन्टिन्यूस रेंट मिलता है उसको, हाँ रेंट मिलता है, जो कि एक मेजर फैक्टर है इजिप्ट की जीडीपी में, इकोनॉमी में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विस कैनाल वॉज यूज एज अ हाईवे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।